ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि भारत लोकतंत्र का महापर्व मना रहा है। 18वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया चुनाव आयोग की ओर से शुरू हो चुकी है। साथ ही आचार संहिता भी प्रभावी हो चुकी है। इस आचार संहिता के समाप्त होने तक हम आपसे भारतीय लोकतंत्र की समृद्धि की यात्रा पर बात करेंगे। उस भारत की जो सदियों से विद्यमान है। 18वीं लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। साथ में 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होंगे। ऐसे में सवाल उठा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव साथ में क्यों नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि हम इस बात को लेकर सजग हैं। हम प्रतिबद्ध हैं कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद फोर्स की उपलब्धता हो जाएगी। हम लोकसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव कराए जाने की असमर्थता से जुड़े तथ्य भी स्पष्ट किए। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में पास हुआ। उसमें जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 107 सीट का प्रावधान किया गया, जिसमें 24 सीटें पीओके के लिए रिजर्व थीं। बाकी 83 में से 7 सीट एससी के लिए रिजर्व थीं। उसके बाद 2022 में परिसीमन आयोग आया, जिसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर अधिसूचित किया गया। उसने इस सीटों की संख्या में बदलाव कर दिया। अब 107 सीट से बढ़कर 114 हो गई हैं। उनमें 24 पीओके की ही रहीं। बाकी सीटें अब 90 हो गईं। 9 सीट एससी के लिए रिजर्व कर दी गईं। 2 सीट विस्थापितों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिसमें महिला के लिए 1 सीट रखी गई। 1 सीट का नॉमिनेशन मंजूर किया गया, जो पीओके के विस्थापित लोग भारत में हैं, उनके लिए रिजर्व की जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 और परिसीमन अधिनियम मिलाए नहीं गए थे। जब तक ये नहीं मिले थे तब तक चुनाव आयोग के पास चुनाव कराने का कोई अवसर नहीं था। ये सब दिसंबर 2023 में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद हुआ, यानी चुनाव आयोग का चुनाव कराने का मीटर इसके बाद शुरू हुआ है। हम प्रतिबद्ध हैं कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे उसके तुरंत बाद फोर्स की उपलब्धता हो जाएगी और हम जल्द से जल्द वहां चुनाव कराएंगे। 5 मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार मान्यता प्राप्त सहित देश में 2798 राजनीतिक दल पंजीकृत हैं। देश में 6 राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और 98 राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, जिनके पास पहले से निर्धारित प्रतीक यानी सिंबल हैं। लोकसभा के चुनाव और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए 98 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को एक समान सिंबल आवंटित किए गए हैं। इस बार चुनाव आयोग 4M से निपटने के लिए तैयार है, यानी मसल्स, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करने वालों से निपटने के लिए बहुत ही व्यापक और कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया है। चुनाव आयोग का मानना है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए इन पर नियंत्रण रखना हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं के मतों का सही तरीके से उपयोग हो, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। चुनाव में किसी तरह के बाहुबल और हिंसा से निपटने के लिए चुनाव आयोग ने व्यापक इंतजाम किए हैं। इसके लिए पर्याप्त संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स सीएपीएफ को तैनात किया जा रहा है। 7 दिन और 24 घंटों के लिए जिलों में कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। संवेदनशील पोलिंग स्टेशन से सीधे वेबकास्ट की जाएगी। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से निपटने के लिए सभी लंबित गैर जमानती वारंट को निष्पादित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी हिस्ट्री शीटर पर सर्विलांस रखने के आदेश दिए गए हैं। देश भर में सभी चेक पोस्ट पर नजर रखने के लिए कहा गया है। सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन से सुरक्षा और जांच की व्यवस्था की जा रही है। राज्य और जिला प्रशासन को आदेश दिया गया है कि ऐसे अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाए जो काफी समय से एक ही जगह पर तैनात हैं। जिला स्तर से ही जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ कार्रवाई करने में किसी तरह का भेदभाव न किया जाए। स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी सूरत में अनुबंध पर रखे गए कर्मियों या वॉलंटियर को चुनावी प्रक्रिया में न लगाया जाए। चुनाव में धन बल का इस्तेमाल एक बड़ी समस्या रहती है और चुनाव आयोग लगातार इसे नियंत्रित करने के लिए कार्य करता है। घोषित लोकसभा चुनाव में आयोग ने धन बल से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने की तैयारी की है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पिछले 11 विधानसभा चुनाव में 3400 करोड़ रुपए जब्त किए गए। वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक हुए विधानसभा चुनावों में गुजरात से 802 करोड़, तेलंगाना से 778 करोड़, राजस्थान से 704 करोड़, कर्नाटक से 384 करोड़, मध्य प्रदेश से 332 करोड़,
मिजोरम से 123 करोड़, छत्तीसगढ़ से 78 करोड़, मेघालय से 74 करोड़, हिमाचल प्रदेश से 57 करोड़, नागालैंड से 50 करोड़ और त्रिपुरा से 45 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जो चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले थे। शराब, कैश, मुफ्त की रेवड़ी और नशीले पदार्थ को रोकने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अवैध तरीके से ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करने वालों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। सूर्यास्त के बाद बैंक की कैश गाड़ी को भी चलने नहीं दिया जाएगा। ऐसे चार्टर्ड प्लेन जिसका पहले से कोई शेड्यूल न हो, उन पर सर्विलांस और जांच की व्यवस्था की गई है। गलत सूचना पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि डिजिटल क्रांति के इस युग में सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती है और इसका कई बार गलत प्रभाव पड़ता है, जिससे समाज में गलत वातावरण तैयार होने का खतरा रहता है। लिहाजा गलत या आधी अधूरी जानकारी फैलाने वालों पर भी नजर रखी जाएगी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी से अपनी बात रखें, बिना सत्यापित किए किसी भी संदेश को आगे न फैलाने का आग्रह किया है। फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आईटी एक्ट के तहत नोडल अधिकारी को फेक न्यूज चलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। फेक न्यूज को कम करने और गलत सूचना के बाद उस पर सही और जिम्मेदार अधिकारी की ओर से तुरंत रिस्पांस दिया जाएगा। कोई भी वैध सूचना के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट का सहारा लेने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए अलग से चुनाव आचार संहिता जारी की है। आयोग ने राजनीतिक दलों से चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। स्टार प्रचारकों से लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं से आग्रह किया है कि जनता के सामने मुद्दा आधारित अपनी बात रखें, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और निजी जीवन पर हमला न करें, जाति और धर्म के नाम पर अपील नहीं करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे विज्ञापन न दें जिससे जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो। सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ अपमानजनक भाषा और पोस्ट न करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों का इस्तेमाल न हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने के लिए कहा गया है। साथ ही बड़े राज्यों के प्रत्याशी की खर्च सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित है। लोकसभा चुनाव में 6 जनवरी 2022 की अधिसूचना के बाद अब अरुणाचल प्रदेश, गोवा और सिक्किम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में एक संसदीय क्षेत्र के लिए 95 लाख रुपए प्रति प्रत्याशी अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। इन 3 राज्यों के लिए यह 75 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है। संघ राज्य क्षेत्रों की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं जम्मू और कश्मीर के लिए अधिकतम सीमा बड़े राज्यों की तरह ही 95 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है, जबकि अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 75 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है। वहीं आंध्र प्रदेश और ओडिशा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए खर्च की सीमा 40 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार और अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में यह 28 लाख रुपए प्रति उम्मीदवार है। ऐसा प्रावधान किया गया है कि 10,000 रुपए से अधिक के खर्च प्रत्याशी के खर्च के लिए खोले गए खाते से ही किया जाएगा। मतदाताओं की पहचान का मुख्य दस्तावेज मतदाता फोटो पहचान पत्र होगा। हालांकि निम्न पहचान दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज मतदान केंद्र पर दिखाया जा सकता है। आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार पीएसयू सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों विधायकों एमएलसी को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, विशिष्ट दिव्यांगता आईडी कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। चुनाव आयोग का दृढ़ विश्वास है कि त्रुटि मुक्त और अपडेटेड मतदाता सूचियां स्वतंत्र, निष्पक्ष और विश्वसनीय चुनाव के आधार हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता, स्थिति और विश्वसनीयता में सुधार पर गहन और निरंतर ध्यान दिया जाता है। चुनाव कानून अधिनियम 2021 द्वारा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14 में संशोधन के बाद 1 वर्ष में मतदाता के रूप में नामांकन के लिए 4 क्वालिफाइंग तिथियों का प्रावधान किया गया है। तदनुसार आयोग ने क्वालिफाइंग तिथि के रूप में 1 जनवरी 2024 के संदर्भ में मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण किया, जिसमें मतदाता सूची में पंजीकरण कराने के इच्छुक पात्र नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए गए। 13 राज्यों की 26 विधानसभा सीट जो किन्हीं कारणों से रिक्त हैं, वहां उपचुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ ही होंगे। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को प्रचार अवधि के दौरान 3 अवसरों पर समाचार पत्रों और टेलीविजन चैनलों के माध्यम से इस संबंध में जानकारी प्रकाशित करनी होती है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनाव में उतारने वाले राजनीतिक दल को भी 3 अवसरों पर अपने उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में
अपनी वेबसाइट, समाचार पत्र और टेलीविजन चैनलों पर जानकारी प्रसारित करनी होती है। आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि मतदाताओं के पास उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि के बारे में जानने का पर्याप्त समय हो। अपने उम्मीदवार की जानकारी आप अपने उम्मीदवार को जाने शीर्षक वाले ऐप के माध्यम से भी जान सकते हैं। आइए अब अपने सहयोगी और वरिष्ठ सलाहकार संपादक संतोष कुमार से जानते हैं कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता क्या है। आदर्श आचार संहिता क्या है? आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों के मार्गदर्शन के लिए निर्धारित किए गए मानकों का एक ऐसा समूह है जिसे राजनीतिक दलों की सहमति से तैयार किया गया है। सभी राजनीतिक दलों को इसमें शामिल किए सिद्धांतों का पालन करना होता है। इस मामले में निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका है? भारत निर्वाचन आयोग भारत के संविधान के मुताबिक यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी इसका पालन करें। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के उद्देश्य की पूर्ति में आधिकारिक तंत्र का दुरुपयोग न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव में अपराध, कदाचार, भ्रष्टाचार या भ्रष्ट आचरण के साथ साथ मतदाताओं को प्रलोभन, धमकाने और भयभीत करने जैसी गतिविधियों को हर प्रकार से रोका जा सके। उल्लंघन के ऐसे मामलों में उचित कार्रवाई भी की जाती है। किस तारीख से आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है और लागू रहती है? आदर्श आचार संहिता को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन अनुसूची की घोषणा की तारीख से लागू किया जाता है और यह निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया होने तक लागू रहती है। संतोष जी, आम चुनाव और उपचुनाव के दौरान आचार संहिता की क्या व्यावहारिकता है? देखिए, लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता पूरे देश में लागू होती है। विधानसभा के आम चुनाव के दौरान यह संहिता पूरे राज्य में लागू होती है और कहीं उपचुनाव हो रहे हैं तो यह निर्वाचन क्षेत्र, राज्य राजधानी, महानगर, नगर निगमों में शामिल है तो यह आचार संहिता केवल संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में ही लागू होगी। अन्य सभी मामलों में आदर्श आचार संहिता उपचुनाव वाले चुनाव क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले पूरे जिले में लागू होगी। आदर्श आचार संहिता की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? आदर्श आचार संहिता यह तय करती है कि राजनीतिक दलों, चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी और राजनीतिक दलों को चुनाव प्रक्रिया के दौरान कैसा व्यवहार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया, बैठकें आयोजित करने, शोभा यात्राओं, मतदान दिवस गतिविधियों और राजनीतिक दल के कामकाज के दौरान उनका सामान्य आचरण कैसा होगा। श्रोताओं, आज भारतवासी लोकतंत्र के महापर्व उत्सव के उल्लास में हैं। चुनाव आयोग ने तैयारी के बाद अधिसूचना जारी कर दी है। 7 चरण में मतदान होंगे और परिणाम 4 जून को आएंगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की भूमि भारत इस वर्ष एक विशेष महापर्व की दिशा में अग्रसर है। लोकतंत्र का यह महायज्ञ इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार 2024 में होने वाले आम चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता भारत की नींव की मजबूती में अपने मताधिकार के द्वारा आहुति देंगे। सही अर्थों में ये 97 करोड़ मतदाता 18वीं लोकसभा के गठन के साथ आजादी के 100वें वर्ष में नए भारत की विकास गाथा लिखेंगे। श्रोताओं, आज के लिए इतना ही। लोकतंत्र की समृद्धि की ऐतिहासिक यात्रा को हम कल भी जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकतंत्र का महापर्व। इसे प्रस्तुत कर रहे थे पत्रकार संतोष कुमार और नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।